हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 14 जून 2021 की मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमारे मार्जिनल ग्रीन रहे और जैसे कि हमने सुबह देखा था मार्केट नीचे खुली थी और हम लगभग निफ्टी में 15,600 के लेवल के आसपास तक भी कहीं गए थे और उसके बाद एक रिकवरी आई और हम ऊपर जो हमारा मार्जिनल ग्रीन लेवल है वहाँ पे आके कहीं हमने क्लोजिंग दी। पिछले 2-3 दिन से मार्केट में थोड़ा एक नॉइस था अच्छा खासा और आज सुबह हमने उसका इम्पैक्ट भी देखा कि एक ट्वीट किसी ने किया था और उसमें कहा गया था कि एक ग्रुप है जिसमें बाहर से कहीं से पैसे आ रहे हैं और एक क्लियर मैसेज नहीं था कि किस ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन लोगों ने अपनी मर्जी से अडानी ग्रुप को चुना कि अडानी ग्रुप वो ग्रुप हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कुछ लोगों की आंखों में जो अडानी ग्रुप है वो बहुत टाइम से चुप भी रहा है कि अडानी इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों कर रहा है। तो मतलब उस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे हम कि अडानी क्यों तरक्की कर रहा है या अडानी में बबल है या अडानी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्कैम किया होगा। तो वो एक अलग बात है, वो हम आगे उस चीज़ पे बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आज के कुछ स्टॉक्स देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रही निफ्टी के चार्ट के बाद उस चीज़ के ऊपर आएंगे। आज के टॉप 5 गेनर्स की हम बात करें तो हमारा टाटा मोटर्स 1.48, रिलायंस हमारा 1.43, विप्रो हमारा 1% से ऊपर, डिविज लैब ऊपर, बजाज फाइनेंस भी ऊपर। ये 5 कंपनी हमारी ऊपर थी और पांचों लगभग सारी अलग अलग सेक्टर की। एक ऑटोमोबाइल की है, रिलायंस हमारा कॉन्ग्लोमेरेट बहुत बड़ा, विप्रो आईटी की, डिविज फार्मा, बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल सेक्टर की। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छी कंपनी है। साथ में डिविज लैब में लास्ट वीक भी हमने देखा बहुत 2 दिन अच्छा काम हुआ था। फ्राइडे को एक प्रॉफिट बुकिंग आई छोटी सी और अब दोबारा ग्रीन में ऊपर है। आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो हमारे निफ्टी 50 में सबसे बड़ा लूजर आज अडानी पोर्ट्स था, -8.49%। सुबह हमने देखा था इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट थी, लगभग 20% के आसपास तक अडानी पोर्ट्स गिरा था। अडानी एंटरप्राइजेस लगभग -25% के आसपास गया था और अडानी के बाकी जो स्टॉक्स हैं वो एफएनओ के स्टॉक्स नहीं होने की वजह से वो -5% के आसपास कहीं थे। ये दोनों एफएनओ के स्टॉक हैं इसलिए इनमें ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। बाकी हमारे कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, मारुति तो सेम जैसे हमारे वहाँ पे जो टॉप ग्रीन थे लगभग वैसे ही लूजर्स में भी लगभग सारे अलग अलग जोन के। मारुति हमारा ऑटोमोबाइल के, एचडीएफसी फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा हमारा फाइनेंशियल, कोल इंडिया मेटल सेक्टर और अडानी पोर्ट्स का पोर्ट्स से रिलेटेड काम। तो एक डाइवर्सिफाइड रहा मार्केट में कि ज़रूरी नहीं कि कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है पूरा ही, और ऐसा नहीं रहा कि कोई सेक्टर ज़्यादा ही ख़राब कर रहा है। हर सेक्टर में कुछ अच्छे प्लेयर्स थे और कुछ ने अच्छा काम नहीं किया। ओवरऑल इसलिए हम मार्जिनल के आसपास कहीं क्लोज हुए। अगर हम निफ्टी का आज का डेली का चार्ट देखें तो जैसे कि ये जो सबसे लास्ट कैंडल है ये हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है। हैंगिंग मैन टाइप इसलिए बोला मैंने क्योंकि अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, जो कि कंफर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। बिना कंफर्मेशन के इस चीज़ को कह देना कि हैंगिंग मैन बनी है मार्केट नीचे जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा कुछ पैटर्न बना है तो कॉशियस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे ये कैंडल बनी है तो अगर ये 15,600 के नीचे अगर हम क्लोजिंग देते हैं अगले मतलब ये जो हमारा वीक है ये जो 4 दिन हमारे आने वाले हैं, तो एक कहीं ना कहीं आप मानिए कि हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे। और जैसे कि हम बताते हुए आ रहे हैं कि ये वाले लेवल पे हमने अभी तक एक भी सपोर्ट नहीं बनाया है अच्छा सा और हम सीधा ऊपर चलते चले गए। तो ये वाला जो हमारा लास्ट एक टॉप था 15,374 का, ये वाले अगर लेवल के आसपास आकर अगर हम यहाँ पे सपोर्ट बनाते हैं तो किसी तरीके की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ हमें पहले से पता है। हम लगभग जब से जून स्टार्ट हुआ है यहाँ से इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अभी हमने सपोर्ट नहीं बनाया, हमें यहाँ पे सपोर्ट बनाना है। और हम कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को बताते हुए आ रहे हैं कि बैक ऑफ द माइंड कहीं आपको रखने की ज़रूरत है कि बिना सपोर्ट बनाए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती और उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरी बात, इंडेक्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। निफ्टी जो हमारा है उसमें 50 स्टॉक्स हैं, 50 अलग अलग तरह की कंपनी है, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग परसेंटेज है, वेटेज है। फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा है, कंपनी वाइज बात करें तो एचडीएफसी ज़्यादा है, फिर उसके बाद हमारा रिलायंस है। तो ऐसे और कंपनीज़ की अपनी अपनी वेटेज है।
लेकिन जो हमें सोचने वाली बात है कि सारी कंपनियों में एक जैसा काम एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए हमें निफ्टी के अंदर अलग तरीके का काम देखने को मिलता है स्टॉक से। तो इसलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम इस कैंडल का जो लो पॉइंट था 15,600, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं और क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट डे भी उसके नीचे क्लोजिंग देते हैं 15,600 के नीचे 2 दिन लगातार, तो आप मान जाइए कि ये कहीं एक लोकल टॉप बन चुका है और अब हम थोड़े दिन एक कंसोलिडेशन में रह सकते हैं। 2 कंडीशन अगर हम लेके चलें तो हमारी पहली कंडीशन में ये है कि हम 15,300 के आसपास आके कहीं काम करेंगे और आगे आने वाले लगभग जो हमारे 1.5 से 2 महीने हैं वो हमारे 15,800 के ऊपर और नीचे की तरफ 15,000 लगभग 200 के बीच के होंगे। हम इसी 600 पॉइंट की रेंज में काम करते रहेंगे। ये हमारा पहला केस होगा। सेकंड केस हमारा होगा कि हम यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएंगे और ये जो हमारे लेवल है 14,890 रुपये के, इसके आसपास कहीं आएंगे, तो लगभग 900 पॉइंट 950 पॉइंट की एक करेक्शन आएगी, लेकिन वो करेक्शन बहुत तेज़ होगी और हम उसको यहाँ पे टच करने के बाद एक बार ऊपर जाएंगे 15,300 के आसपास तक, तो नहीं 15,100 के आसपास, वहाँ से वापस नीचे आएंगे 14,900 के ऊपर, एक और बारी उस लेवल को टेस्ट करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो आप मान के चलिए अगर इस वीक अगर हम 15,600 के नीचे कहीं क्लोज देते हैं तो आगे आने वाले 2 महीने हमारे हम रेंज के अंदर रहने वाले हैं, जो कि रेंज जो है अपर साइड में 15,800 होगी और नीचे की तरफ 15,300 और 14,900, इन दोनों में से कोई एक। इस चीज़ की कंफर्मेशन आने में टाइम है कि कौन सा लेवल होगा, लेकिन अगर हम इस लेवल के नीचे जो कि हमारा 15,600 है, इसके नीचे आके क्लोजिंग देते हैं, वहाँ काम करते हैं 2-3 दिन, तो हम एक रेंज में काम करेंगे, यहीं पे कंसोलिडेशन करेंगे और ये हमारा एक लोकल टॉप हो सकता है। लोकल टॉप से मतलब ये है कि कुछ कंसोलिडेशन के बाद हम वापस ऊपर जाएंगे। हो सकता है आगे आने वाले जो हमारे 3 महीने जिसकी हम बात करते आए हैं कि जो हमारा दिवाली होगा उस पर हम अपना एक नया टॉप बना रहे होंगे कहीं और लगभग 16,000 से ऊपर कहीं काम कर रहे होंगे, तो उस चीज़ को हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अब हमारे लिए 15,600 देखने का होगा। सेम मैं आपको वही चीज़ दोहराऊंगा जो पिछले कुछ दिनों से दोहरा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पास पोजीशन है उसको आप होल्ड नहीं रख सकते, जैसे कि आज सुबह अडानी के शेयर 25% तक नीचे गिरे और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी आके लगभग अडानी एंटरप्राइजेस 6% के आसपास कहीं क्लोज हुआ। तो अगर आप इतना परसेंटेज का जो फ्लक्चुएशन है उसको सहन कर सकते हैं और आपने कैश में काम कर रखा है, तो किसी तरीके की कोई घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी ही देगी। सेकंड चीज़, जब भी किसी जो हमारी फॉल होती है तो हम उसका कुछ ना कुछ एक रिट्रेसमेंट करते ही करते हैं। तो अगर सडनली फॉल आ जाती है और हम गिरते हुए मार्केट में सामान बेचेंगे, अपना माल बेचेंगे, स्टॉक्स बेचेंगे, तो हम नुकसान में रह सकते हैं। इसलिए हमें वहाँ पे रुकना चाहिए, समय देना चाहिए अगर हमारे पास कैश का माल है तो, और जब वो रिट्रेसमेंट आए तो उस समय उसको कहीं हम ऑफलोड कर सकते हैं। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए एक सख्त हिदायत है, जो भी आप काम करें वो अपने टोटल कैपिटल का 10% से ज़्यादा काम ना करें, कि अगर आपको डेंट लगे भी तो आपके पूरे कैपिटल का 10% हो जो आप बाद में ईजिली कमा पाएँ। अगर आप अपने कैपिटल का 50% जो पैसा है उसको एफएनओ में लगाओगे तो आपको जो डेंट लगेगा वो बहुत बड़ा डेंट हो सकता है और उसको रिकवर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप कोई भी एफएनओ की पोजीशन बनाते हैं तो वो पोजीशन अपने पूरे कैपिटल का 10% से ज़्यादा कभी नहीं बनानी चाहिए किसी भी हालत में। हालांकि मैं तो सजेस्ट करूँगा 5% भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने बना रखी थी तो मैं उस चीज़ को नहीं कह सकता, लेकिन आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो 10 की लिमिट है उसको और कम करके 5% पे लेकर आएँ। और यही सेम कैश की मार्केट में भी है कि अगर आप कोई स्टॉक लेते हैं तो किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए टोटल कैपिटल का। हर समय आपके जो मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 20 शेयर होने चाहिए इक्वल अमाउंट के। हो सकता है बाद में उनमें अलग अलग रिटर्न आए, उनकी वैल्यू चेंज हो जाए,
लेकिन उससे ये फ़ायदा रहता है कि अगर एक दो स्टॉक ऐसे परफॉर्म कर जाते हैं जिसमें खबर जो है बुरी लग जाती है कि एक खबर की वजह से वो 25% नीचे गिर गया, तो आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1.25% का होगा। तो आपका जो बाकी 98% का कैपिटल है वो बच जाएगा। तो इसलिए अपनी जो पोजीशन है, जो आपके जो क्वांटिटी है, उसको लिमिटेड रखना सीखिए और उस हिसाब से काम करिए। आज दोपहर को लगभग 1:37 पे ये एक न्यूज़ हमने देखी कि अडानी स्टॉक्स जो गिरे हैं उससे कंपनी की जो पूरे ग्रुप की मार्केट कैप है वो लगभग 1,03,000 करोड़ रुपए नीचे चली गई। तो आप सोच के देखिए कि किसी एक व्यक्ति के एक ट्वीट करने से एक किसी ग्रुप को कितना नुकसान हो सकता है, और एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है ये किसी एक बंदे को हमें डिफेम करने के लिए। हालांकि बाद में इनकी जो बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आई कि जिन कंपनी ने इनके अकाउंट में, मतलब इनकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखे 43,000 करोड़ रुपीज़, उनको ट्रेडिंग से होल्ड कर दिया है NSDL ने, और वो अपना जो स्टॉक्स है, सिक्योरिटीज़ है, उसको बाय सेल नहीं कर सकते। बाद में उनकी स्टेटमेंट आई कि जो KYC जैसे हमारा होता है उसमें कॉम्प्लायंस इशू के चक्कर में किया है। बाद में NSDL की स्टेटमेंट आई है कि जो उन्होंने जिन पे फ्रीज़ किए हैं अकाउंट, उनका अडानी से लेना देना नहीं है। सेकंड चीज़ आप ये देखिए कि अडानी के कोई सा भी अगर आप शेयर उठा के देखेंगे उसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमोटर होल्डिंग आपको पता लगेगी वो गौतम अडानी की है, और किसी और के पास जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। अगर यहाँ पे 1,03,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और उन 3 जो फंड है उनके पास सिर्फ 43,000 करोड़ रुपए की टोटल सिक्योरिटीज़ थी, तो जितना उनके पास था उससे ज़्यादा का तो ऑलरेडी इन्हें नुकसान हो चुका है। तो उन्होंने कितना पैसा डाल के ऐसे मार्केट चला ली होगी जिसका हमें इतना ज़्यादा देखने को मिला। सेकंड चीज़, इसमें आज अडानी ने तो शेयर बेचे ही नहीं होंगे अपने। दूसरी बात, जिन अकाउंट्स को अगर उन्होंने फ्रीज कर भी दिया और उनको बोल दिया कि आप अपना सिक्योरिटीज़ नहीं बाय या सेल कर सकते, उन्होंने भी माल नहीं बेचा। तो माल बेचा किसने अपना? जिन्होंने माल बेचा वो सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स थे, और रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस करवा दिया। तो इस मार्केट में जो ये नॉइजेज होती हैं ये रिटेल इन्वेस्टर के लॉस करवाने के लिए ही कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि बड़े लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी नहीं बेची, और ऑलरेडी अडानी जो इस पूरे ग्रुप के मालिक हैं वो अपना माल क्यों बेचेंगे। सेकंड चीज़, अगर आप फंडामेंटल्स देखें, अडानी जो एंटरप्राइजेज है उसकी जो मार्केट कैप है 1,65,000 करोड़ रुपीज़ है, और पूरी कंपनी के ऊपर सिर्फ 3,000 करोड़ का डेट है, और 800 करोड़ कंपनी के पास कैश है। तो 1,65,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर सिर्फ 2,200 करोड़ का डेट। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास का पूरी कंपनी के ऊपर डेट है, और अगर एक ही दिन में कंपनी 25% गिर जाती है तो आप सोच के देखिए कि मार्केट कैप के सामने कितना बड़ा लॉस कंपनी को हुआ। अगर हम बात करें कि आज क्लोजिंग के टाइम पे कितना था, तो लगभग 54,000 करोड़ के आसपास का लॉस रहा। तो हम अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट आपके लिए लेकर आए। तो आप आज के डे की ये वाली कैंडल देखिए, थोड़ा सा हम नीचे आ रहे थे पिछले 1, 2, 3, 4, 5 दिन से, और हमने यहाँ देखा कि मार्केट कहीं नीचे गई, लगभग 1,250 रुपये से भी नीचे गई, और उसके बाद कहीं बाइंग हुई, और इतनी ज़बरदस्त बाइंग, जितनी बाइंग पिछले कई सालों में नहीं हुई। इतनी बाइंग लास्ट ईयर 22 अगस्त को हुई थी, उसके बाद अभी तक इसमें बाइंग नहीं आई। तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ। अगर हम अडानी पोर्ट्स की बात करें, सेम यहाँ पे भी हमने यही चीज़ देखी, और लगभग अडानी पोर्ट्स तो मार्च 2021 से हमारा एक कंसोलिडेशन में ही है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, चौथा महीना चल रहा है, और आज देख सकते हैं कि बहुत अच्छी वॉल्यूम एक बाइंग आई है जो कि यहाँ सेल हुई थी। लगभग उसी प्राइस से नीचे किसी ने माल खरीद लिया दोबारा। हम आपके लिए 3 कंपनीज और लेकर आए हैं, JP एसोसिएट्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट ईयर मार्च के एंड में ये स्टॉक 1.05 रुपये का था, और आज की डेट में 13.60 रुपये का ये JP एसोसिएट्स हो चुका है। तो लगभग ये कंपनी 13 गुना हो चुकी है अपने मार्च में बनाए लॉस से। तो इस स्टॉक के बारे में किसी जो भी हमारे एनालिस्ट है, या जो हम कहें कि जो मतलब न्यूज़ लेकर आते हैं कि अडानी में ऐसा हो गया, वो JP एसोसिएट्स की बात क्यों नहीं करते? ये भी तो 13 गुना बड़ा है।
जेपी ग्रुप की ही दूसरी कंपनी की बात करें, जेपी पावर, जिसका स्टॉक सिर्फ 35 पैसे का था, 35 पैसा, उसने भी लास्ट ईयर मार्च में जो 35 पैसे था वहां से बढ़ के 4 रुपये 90 पैसे, 5 रुपए का आ गया था। तो अगर आप यहां से अगर वैल्यू देखें तो लगभग 14 गुना हो गया जेपी पावर। और अगर आप इनके फंडामेंटल देखें जेपी पावर के, जेपी एसोसिएट्स के, तो लगभग 2-3 हज़ार करोड़ की ये कंपनी है और इनके ऊपर कर्जा 6-6 हज़ार करोड़ रुपए का है। तो इनमें मैनिपुलेशन हो रही है या अडानी में मैनिपुलेशन हो रही है, जिनका बिजनेस जो है 34 साल पहले उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस जो थी उसकी नींव रखी, उसको बनाया, उसको डाइवर्सिफाई किया, उसमें काम किया, या जेपी पावर और जेपी एसोसिएट्स जो कि इतने ज़्यादा पेनी स्टॉक है कि जिसके अंदर 35 पैसे की तो आप मान के चलिए कि आज की डेट में टॉफ़ी भी नहीं आती बच्चों की, और उस कंपनी के शेयर मिल रहे हैं। तो मैनिपुलेशन इन स्टॉक्स में ज़्यादा हो रहा है या अडानी में हो रहा है? तीसरा हमारा जेपी इंफ्राटेक, जो कि 40 पैसे का स्टॉक था लास्ट ईयर अप्रैल में, और अभी लगभग 3 रुपये 40 पैसे का, ये भी लगभग 8.5 गुना हो चुका है। तो आप सोच के देखिए कि एक ऐसी कंपनी जिनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है और उनके फंडामेंटल्स बेकार हैं, चार्ट बेकार हैं, कोई मार्केट में रेपुटेशन नहीं है, उन कंपनीज़ को अगर 10-10 गुना हो जाती है, 8-8 गुना हो जाती है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अडानी एंटरप्राइजेस जो 34 साल से कंपनी चल रही है और वो मैच्योर होने के बाद अपनी कंपनीज को डीमर्ज कर देती है, उसके साथ उसके बढ़ने पे लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जेपी इंफ्राटेक की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन की, रियल एस्टेट की कंपनी है, टोटल मार्केट कैप इस कंपनी की 480 करोड़ रुपए है और कंपनी के ऊपर 8,500 करोड़ का कर्जा है। मतलब आप सोच के देखिए, 500 करोड़ की कंपनी के ऊपर उसकी मार्केट कैप का लगभग 16.5 गुना ज़्यादा कर्जा है, वो कंपनी भी 8-8 गुना हो रही है। लेकिन यहाँ पे किसी को मैनिपुलेशन दिखाई नहीं दे रही। मैनिपुलेशन उन्हें वहाँ दिखाई दे रही है जिस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, उनकी जो मेजॉरिटी जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर के पास है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, नई नई डील्स कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन उस कंपनी से हमें प्रॉब्लम है। तो ये किस तरीके का मतलब एक माहौल है कि जिसकी हम बात मतलब हमें करनी चाहिए। ऑब्वियसली हमें जो रेगुलेटर्स हैं उनसे ही पूछना चाहिए कि ऐसी कंपनी जिनके फंडामेंटल्स इतने बुरे हैं, ये 8-8 गुना हो रही हैं, सर्किट टू सर्किट मूव कर रही हैं। एक ऑर्चिड फार्मा करके आपने नाम सुना होगा, 16 रुपये की कंपनी 3200 रुपये तक चली गई। तो इन कंपनीज के ऊपर बात क्यों नहीं करते? रुचि सोया के ऊपर बात करनी चाहिए कि जो 4 रुपये का स्टॉक होता था वो 16 रुपये का हो गया। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर बात करनी चाहिए और हमें उन कंपनी से दूर रहना चाहिए जिनका ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। अडानी का ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ा काम है, उनके बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है और वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि पिछले 34 साल से अपनी अडानी ग्रुप को चला रहे हैं, बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी न्यूज़ पे इतना हमें इम्पैक्ट नहीं देना चाहिए। एक न्यूज़ रिपोर्टर है, न्यूज़ रिपोर्टर किसी के भी प्रेशर में आके अपनी कंपनी के मालिक के लिए या अपने खुद के फ़ायदे के लिए भी कुछ भी लिख सकता है और बाद में उसको उस चीज़ की जस्टिफिकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिए कितने रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ होगा। दूसरी चीज़, इस चीज़ की भी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर किसी के ऐसे ट्वीट के बाद मार्केट में अगर उस शेयर की जो वैल्यू है वो गिरती है तो क्या उसने या उसके पूरे परिवार ने या उसके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने क्या उस स्टॉक के अंदर पोजीशन बना रखी थी या नहीं बना रखी थी। क्या पता रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान करवा के उन्होंने अपना फ़ायदा करवा लिया हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर और ऐसे किसी एक के ट्वीट करने पे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी का आ जाना, इतना पूरा क्रैश हो जाना, ये एक सही बात नहीं है। तो इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट कराने की जो मार्केट में हो रहा है कि स्कैम है, मतलब डायरेक्टली वर्ड ही यूज़ किया गया कि स्कैम है, तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती। इतना ईजी नहीं है कुछ भी करना और लोगों को लगता है कि हम ट्वीट कर देते हैं मार्केट मूव हो जाती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट उसमें उनका तो जो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन उसमें कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है वो सोचते भी नहीं है। क्या जो रेगुलेटर्स हैं, क्या जो ट्वीट लिखने वाले लोग हैं वो क्या रिटेल इन्वेस्टर के लॉस को भर सकते हैं? नहीं भर सकते। कुछ वो उनको पे प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि उनके जो लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट उन्हें कोई प्रोटेक्शन मिल जाए, वो भी नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें करने से पहले पूरी उसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रूफ होने चाहिए,
आप उसको सिद्ध कर पाएँ तभी आपको वो चीज़ करनी चाहिए, अदरवाइज़ मार्केट में पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।